हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। और आज स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने लेके आया हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने। व्हेन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल टू ब्रिटेन डिक्लाइन, इंडिया डिड नॉट लूज मच। यानी कि जो हमारे टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट थे ब्रिटेन को, वो कम होने के बावजूद भी हमें ज़्यादा नुकसान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उतना ही जितना एक्सपोर्ट हम ब्रिटेन को करते थे, उतना ही हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करने लगे। इसी वजह से हमें दिक्कत नहीं हुई, बिकॉज डिमांड फॉर द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन अमेरिका इंक्रीज। उतनी ही डिमांड अमेरिका में बढ़ गई थी, इसी वजह से हमें कोई खास नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट टेक पार्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? कौन सी कंट्री ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो आपको पता है, द कंट्री इज पोर्चुगल। पोर्चुगल ने पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, सिल्क रूट से रिलेटेड है, तो आपको पता है मोस्टली एक्सपोर्ट सिल्क फ्रॉम चाइना। ज़्यादातर जो सिल्क का हब था वो चाइना था। चाइना ही एक तरीके से सिल्क को क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। और वहीं से एक तरीके से सिल्क रूट की नींव भी पड़ी, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता था। ठीक है, तो क्या आएगा इसका? आपको पता है मोस्टली एक्सपोर्ट कहाँ से होते हैं? चाइना से होते हैं। ठीक है, बी बेटा, मोस्टली एक्सपोर्ट सिल्क फ्रॉम चाइना। ठीक है, इसका बी है आपका, क्या है? बी है, ये नहीं है, इसका बी है आपका। नेक्स्ट आता है, वाई डिड चाइना बिकेम एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज? क्योंकि आपको पता है चाइना में मल्टीनेशनल कंपनीज लिए जाती थी। पहला ये है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो गया था, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बहुत सस्ती लेबर वहाँ पे मिल जाती थी। इसी वजह से जो कंपनीज हैं उनको काफ़ी सस्ते में सामान तैयार कराने का मौका वहाँ पर मिल रहा था। इसी वजह से मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पर जा रही थी। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन डी, बिकॉज वेजेस वर लो इन चाइना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजेस कम थे, इस वजह से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा, द कोलंबियन एक्सचेंज रिफर्स टू। कोलंबिया जो एक्सचेंज है वो किस चीज़ से रेट करता है? तो आपको पता है, द एक्सचेंज ऑफ क्रॉप्स एनिमल डिजीजेज बिटवीन द ओल्ड वर्ल्ड एंड द न्यू वर्ल्ड। इसको एक तरीके से द कोलंबियन एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? आपको पता है, इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच क्रॉप बिकेम अ मेजर कैश क्रॉप इन द अमेरिका कॉलोनियल एंड हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द अटलांटिक ट्रेड? मतलब अटलांटिक ट्रेड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी जो क्रॉप है वो अपना रोल निभा रही है? तो आपको पता है वो कौन सी है? राइस। कौन सी है? राइस। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्केंटलिज्म एंड हाउ इट इज इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द यूरोप कंट्रीज ड्यूरिंग द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनिज्म। ठीक है, तो पहला जो वर्ड आया मर्केंटलिज्म, इसको आपको समझना होगा। मर्केंटलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ते रहेंगे और आपके इम्पोर्ट, यानी कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे और इंपोर्ट्स अगर आपके कम हो जाएंगे तो आपका ट्रेड जो होगा वो सरप्लस में होगा, यानी कि आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। एक तरीके से आपके पास धन ज़्यादा होगा, आपके पास ज़्यादा होगा। इस प्रोसेस को मर्केंटिलिज्म कहते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा है, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनिज्म। एक्सप्लोरेशन यहाँ पे यानी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी किया जा रहा है। ठीक है, नए नए जगहों को एक्सप्लोर किया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है? कॉलोनाइज करा जा रहा है, उनको गुलाम बनाया जा रहा है। यानी कि इन सारी की सारी कॉलोनाइज कंट्रीज का रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने आप को पावरफुल बनाना और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाते चले जाना, और इन सारी की सारी कॉलोनियल कंट्रीज का नुकसान कर देना, यहाँ के लोगों के साथ गलत करना। ये एक तरीके से क्या कर रहे थे? बहुत से यूरोपीय देश ऐसा कर रहे थे। ठीक है, तो इस मर्केंटिलिज्म एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं? अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं, अपने आप को पावरफुल करते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो मर्केंटिलिज्म वाज एन इकोनॉमिक थ्योरी वेयर यूरोपियन कंट्रीज बिलीव दैट their wealth and power depend on an accumulating precious metal and maintaining a favorable balance of trade। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स प्रीशियस थिंग्स को आप क्या करोगे? अपनी कॉलोनीज से लोगे और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओगे। इससे क्या होगा? फेवरेबल ट्रेड का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसकी बात कर रहे हैं। This influenced policies such as in colonization to secure raw material, establishing monopolies, and promoting export while limiting imports, bordering economic dominance and colonial exploitation। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा colonial exploitations होती है। अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए आप दूसरे को क्या करते हो? बहुत ज़्यादा नुकसान में धकेल देते हो। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज ने ऐसा किया। तो आपको पता होना चाहिए, मर्केंटिलिज्म का मतलब होता है अपने आप को ट्रेड की एक तरीके से व्यापार में बेहतर स्थिति तक ले जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आता है, डिस्क्राइब
द इम्पैक्ट ऑफ द इंक्लोजर मूवमेंट इन इंग्लैंड इन द रूरल सोसाइटी एंड एग्रीकल्चर। देखो इंक्लोजर मूवमेंट में क्या था कि जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है उनको इस तरीके से कन्वर्ट कर देना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स को उगा सकें, और ज़्यादा कैश क्रॉप को उगाएंगे तो फार्मर की इनकम भी जनरेट होगी, फार्मर के पास भी ज़्यादा पैसा आएगा, साथ साथ जो सोसाइटी है वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यू आर यूजिंग योर लैंड विद इफेक्टिव आइडियाज़, यानी अलग अलग तरीके के आइडियाज़ से उनको इस्तेमाल करना ताकि आप क्या कर सको, एक बेहतर और एक इफेक्टिव लैंड यूज़ करके अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव कर सको, फार्मर की इनकम को बढ़ा सको, बिजनेस को इम्प्रूव कर सको, और अपनी पर कैपिटा इनकम यानी कि एक तरीके से अपनी आय को भी आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। Now, the enclosure movement in England involved the consolidation of land previously held in common into private-owned agricultural estate. This displaced smaller farmers, distributed in the traditional communal practices, and lead to the rural unemployment, agriculture production change to the focus on cash crops. यानी कि जो मेन इनका फोकस है वो कैश क्रॉप्स के ऊपर है, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, नाउ द ट्रांजिशन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द मार्केट, और इस ट्रांजिशन यानी कि इस बदलाव की वजह से आपको ग्रोथ देखने को मिलती है मार्केट में। ठीक है, और इनकी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती है। तो फोर्टरिंग द सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल, और एक तरीके से रॉ मटेरियल की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि एक तरीके से इंडस्ट्रीज को मदद मिलती है। फॉर द ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क विच कंट्रीब्यूशन टू द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड इन्फ्लुएंस होता है और इनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है और इनकी इनकम भी बढ़ती है। तो ये सारा का सारा थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे सामने। नेक्स्ट आता है एग्जामिन द सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि वर्साइल की ट्रीटी के बाद क्या नुकसान हुआ। ठीक है, ये आपको बताया ना, हाउ डिड द ट्रीटी कंट्रीब्यूट टू द शेपिंग द ग्लोबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप, और इसके क्या क्या पॉलिटिकल और राजनीतिक क्या क्या प्रभाव इसके पड़े हैं और इकोनॉमी क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है वर्साइल की ट्रीटी के बाद जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। ठीक है, और एक तरीके से उनकी इकोनॉमी भी क्या हो गई थी, कोलैप्स हो चुकी थी, यानी नुकसान उनको हो रहा था, और जितनी भी कॉलोनीज बनाई थी उन्होंने एक तरीके से उनके ऊपर से भी अधिकार उनको छोड़ना पड़ रहा था। तो यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक तरीके से जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुई है। ठीक है, चलो मैं फिर से आपको बात समझाता हूँ। ना, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल इम्पोज हैवी रिपरेशन ऑन जर्मनी, कॉजिंग इकोनॉमिक हार्डशिप एंड सोशल अनरेस्ट। इट लीड टू द हाइपर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन जर्मनी। सबसे ज़्यादा क्या नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा वहाँ पे महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी छा गई। ठीक है, और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से माहौल ख़राब हो गया। ठीक है, एडिशनली टेरिटोरियल लूजेज, मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन, फ्लूइड रिसेंटमेंट, these conditions pave away from the extremist ideology and contributed to the rise of Adolf Hitler and World War II। और एक तरीके से इन्हीं चीज़ों की वजह से वहाँ पे अडोल्फ हिटलर का राज होता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें एक तरीके से एक अच्छे लीडर की तलाश होती है। तो एक तरीके से हिटलर का उदय यहीं से ही होता है, और वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट यानी कि अच्छा नहीं था। नाउ द ट्रीटी इम्पैक्ट ऑन जर्मनी इकोनॉमी एंड देन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस द ग्लोबल लैंडस्केप कंट्रीब्यूटिंग टू द पावर शिफ्ट, और एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है, पावर शिफ्ट होता है, जो हिटलर होता है वो पावर में आ जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नाउ रीड्रॉइंग बॉर्डर्स एंड शेपिंग द जो पॉलिटिकल टेंशन दैट लीड टू द सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट, और यानी कि अलग अलग प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो जर्मनी एक तरीके से बहुत ज़्यादा पे बैक जर्मनी को यहाँ पर करना पड़ता है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है वर्साइल की ट्रीटी के बाद, और यहीं से एक तरीके से जो हिटलर होता है उसका उदय भी होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे सामने आता है, व्हाट डिड द सिल्क रूट प्ले इन द लिंकिंग द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है सिल्क रूट एक तरीके से चाइना से स्टार्ट होता है, इंडिया भी इसका पार्ट होता है, मिडिल ईस्ट भी इसका पार्ट होता है, यानी कि यूरोप तक ही क्या होता है, जाता है। तो सिल्क रूट एक तरीके से पुराने समय में सबसे बड़ा एक ट्रेड रूट बन के उभरा, जिससे सारे के सारे देश जुड़ते चले गए, और इस रूट के रास्ते में जो चीज़ें आई वो एक तरीके से डेवलप होते चले गए। वो शहर एक तरीके से कस्बे कस्बे एक तरीके से शहर में बदलते चले गए, गाँव कस्बों में बदलते चले गए, तो यानी कि लोगों की आय भी यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी थी। तो सिल्क रूट एक तरीके से ओल्डर टाइम में आप बोल सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट के रूप में उभरा, जो कि जिसकी जड़ें चाइना से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे ना। The Silk Road is a network of an ancient trade routes link distant part of the world by enabling the exchange of an good culture and idea between Asia, Europe and Africa। मतलब एशिया, यूरोप और अफ्रीका ऐसे जुड़े हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स, कल्चर और आइडियाज़ को यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता था। इट फैसिलिटेटेड द फ्लो ऑफ कम्युनिटी लाइक एंड सिल्क, स्पाइसेस एंड प्रीशियस मेटल, इंगेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें एक तरीके से सिल्क हो गया, स्पाइसेस हो गए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था, जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती थी। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
The intercontinental trade also lead to the culture exchange, technological diffusion and diplomatic interaction, contributing significantly to the global interconnectedness. यानी कि क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक टाइप्स भी बढ़ते थे, साथ साथ ट्रेड बढ़ता था, एक तरीके से अर्थव्यवस्था यहाँ पे सुधरी है, लोगों की इनकम इंक्रीज हुई है। तो पहले के टाइम पे सिल्क रूट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान देना है आपको कि व्हाट वर द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक डिजाइन फॉर। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के रोल के बारे में आपको बताना है, एंड व्हाट मेड देम फॉर देयर अटेंशन टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्री, किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ध्यान देती है। देखो, आईएमएफ लोन किसको देता है, ये आपको ध्यान देना है कि जो देश बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से परेशान है, ठीक है, इसको एक तरीके से अपना देश चलाने में दिक्कत होती है, उनको एक तरीके से आईएमएफ से लोन मिलता है। कहाँ से लोन मिलता है उनको? आईएमएफ से लोन मिलता है। द मेंटेन इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉर्पोरेशन, स्टेबलाइजिंग एक्सचेंज रेट, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको मिलता है। जैसे पाकिस्तान जैसे देशों को आईएमएफ से लोन मिलता है क्योंकि वो सही तरीके से अपने देशों चलाने में सक्षम नहीं है ना। वर्ल्ड बैंक उनको देती है लोन जो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए लोन जो लेते हैं उनको वर्ल्ड बैंक लोन देता है, ठीक है। जो अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो लोन लेता है वो आईएमएफ से, और जो अपने आप को एक तरीके से ग्लोबल सुपर पावर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। यानी कि बड़े बड़े देश वर्ल्ड बैंक से और छोटे जो एक तरीके असहाय देश हैं वो आईएमएफ से लोन लेते हैं। ये आपको छोटा सा अंतर समझना होगा। फिर क्या है, सपोर्ट पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, एक तरीके से वर्ल्ड बैंक की बात करें तो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो द लॉन्ग टर्म लोन्स ऑफ डेवलपमेंट, और एक तरीके से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे लोन मिलता है। बट आईएमएफ डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए लोन ना देते हुए एक तरीके से जो प्रॉब्लम है, जो मेन की प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करने के लोन देता है, ठीक है। तो शिफ्ट टूवर्ड द डेवलपिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो डिकोलोनाइजेशन एंड द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन नीड्स, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए अगर वो अपने जनसंख्या का पेट भरने में सक्षम है तो इसके लिए करना होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका के देशों में काफ़ी ज़्यादा लोन बांटे जाते हैं। कोल्ड वॉर कंपटीशन एंड इन्फ्लुएंस के चलते भी लोन काफ़ी बांटे गए। ग्लोबलाइजेशन इंटरकनेक्शन, मतलब सभी देशों का पार्टिसिपेशन हो, सभी लोग एक तरीके से ट्रेड कर सकें, व्यापार कर सकें, अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकें, और जो मैकेनिज्म है ट्रेड के लिए उनको डेवलप कर सकें, तो भी यहाँ पे लोन मिलता है, ठीक है। डेट क्राइसिस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मान लीजिए कोई देश उसमें कर्जे के जाल में फंस गया तो उसको निकालने के लिए भी आईएमएफ लोन देता है, बट उसकी इकोनॉमी को भी वही चलाता है, आईएमएफ ही चलाता है। फिर किस तरीके से आपको देश रन करना है तो आईएमएफ उसको गाइड भी करता है। नाउ पॉवर्टी रिडक्शन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस लाइक इन इक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में भी लोन वगैरह आपको मिलता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ऑल दिस काइंड ऑफ एन लोन वी आर टेकिंग फ्रॉम द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट एंड द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द ऑन द वर्ल्ड वॉर, यानी कि आपको बताना है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट एंड ग्रेट डिप्रेशन ऑन द वर्ल्ड, हु वर द वर्स्ट इफेक्टेड इन दिस डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन यानी गलत जो दुविधाएं हैं उनमें कैसे कैसे लोग फंस गए हैं। तो इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन यानी कि जो महंगाई हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा, जैसे कोविड आ गया था, वो भी एक तरीके से क्या है, महामारी आ गई थी, तो लोगों को परेशानी हुई उसमें। तो किस तरीके से उससे निकला जा सकता है, कौन कौन से स्टेप उससे उठाए जा सकते हैं, ऐसे फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी जिससे लोगों की नौकरी चली गई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द वर्ल्ड, हु वर द वर्स्ट इफेक्टेड बाय द डिप्रेशन, सबसे ज़्यादा कौन इन डिप्रेशन में तरीके से क्षति सबसे ज़्यादा किसको पहुंची उसके बारे में बताना है। तो वाइड्स पर इकोनॉमिक कोलैप्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एक तरीके से इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी, तो एक तरीके से रोजगार के साधन नहीं होंगे आपके पास, तो ये भी सिचुएशन क्रिटिकल है। दूसरा आता है ग्लोबल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पल्मरेटेड, यानी क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा रुक गया है, तो भी हो सकता है। बैंक फेलियर एंड फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आ जाएगा तो लोगों का पैसा फंस जाएगा, और एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम जब कोलैप्स करता है तो एक तरीके से सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है। नेक्स्ट आता है पॉवर्टी एंड होमलेसनेस, भी एक तरीके से काफ़ी बुरी चीज़ है, इसको भी हमें रोकना चाहिए, ठीक है। एज अ गवर्नमेंट लेवल वी हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सोशल अनरेस्ट, बहुत ख़राब है, एक तरीके से सरकार सही से काम नहीं कर पाएगी तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। नाउ, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वर्स्ट इफेक्टिंग की अगर हम बात करें क्या क्या हो सकता है, तो आपको देखने को मिलता है इंडस्ट्रियलाइज नेशन, एक्सपोर्ट इंडिपेंडेंट इकॉनमीज हैं, ठीक है। वर्स्ट इफेक्टिंग यानी कि उनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अनस्किल्ड लेबर है जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपके सामने था डेवलपिंग कंट्री रिलायंट ऑन द प्राइमरी गुड्स, यानी प्राइमरी गुड्स के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कर पाती हैं। इंडिविजुअल रिलाइंग ऑन द स्टॉक एंड सेविंग वाइप्ड आउट फॉर द मार्केट क्रैश, यानी कि जो स्टॉक मार्केट वगैरह होता है इससे भी इनको नुकसान हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है वल्नरेबल पॉपुलेशन सफर्ड मोस्ट ड्यू टू द लेक ऑफ सोशल सेफ्टी, उनके पास सोशल सेफ्टी यहाँ पर नहीं है, तो कुछ कुछ यहाँ पर इशू यहाँ पर आ जाते हैं आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड ऑन द ब्रिटेन इकोनॉमी, ब्रिटेन की इकोनॉमी पे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि उनका जो हैवी वॉर एक्सपेंडिचर हो गया था, तो हाई इन्फ्लेशन और डेट हो गया था, बहुत ज़्यादा नुकसान उनको हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, कर्जा बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हो गया। उनकी इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री शिफ्टिंग टू द वॉर टाइम प्रोडक्शन इफेक्टिंग द कंज्यूमर गुड्स, और एक तरीके से जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक तरीके से फेल कर गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने वेपन्स बनाए हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से जो बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इतना ध्यान गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला है। लॉस हुआ, लॉस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंड ए डिस्ट्रप्शन, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके भी बुरे प्रभाव पड़े हैं, इसकी वजह से ब्रिटेन को नुकसान हुआ है। लेबर शॉर्टेज देखने को मिली है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई, और एक तरीके से इमरजेंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज लाइक एंड केमिकल एंड एयरक्राफ्ट, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं अब इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखने को मिलता है कि तो वॉर बंद हो चुकी है। तो डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड, डिक्लाइन ऑफ एन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री काफ़ी कमज़ोर हो गई उनकी। पोस्ट वॉर रिसेशन आ गया है, बहुत ज़्यादा रिसेशन, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट छा जाएगी, लोगों के पास इनकम नहीं बचेगी, एक नौकरी नहीं होगी। तो शिफ्टेड फोकस टूवर्ड द इकोनॉमिक रिकवरी एंड रीबिल्डिंग द आफ्टर वर्ल्ड वॉर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ी है कि वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे रिवाइव कर पाएँ। ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।